साल 2020 में कोविड के कोहराम के बाद 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में फिर से एक तेज और बड़ी लंबी गिरावट का माहौल बाजार में दिखा है। अब पूरे महीने 2 महीने के भारी भरकम गिरावट के बाद अब थोड़ी खरीदारी लौटने के आसार नज़र आते दिख रहे हैं। बाजार खुश तो है, लेकिन देखना ये चाहते हैं कि विदेशी निवेशकों का अब भारत पर क्या नज़रिया है। क्या वो खरीदना शुरू करेंगे या अभी और इंतज़ार करना है। दूसरी बात है कि जब कभी भी इस तरह से बड़ी गिरावट के मौके हों तो ऐसे में आपको किस तरह से बाजार में निवेश करना चाहिए। जी हाँ, जी बिजनेस पर इस पूरे महीने हमने लगाया है वेल्थ क्रिएशन कैंप, जहाँ पर बाजार के दिग्गज महारथी आपको बताएंगे कि बाजार में इस तरह की गिरावट के माहौल में कब और किस तरह से अपनी वेल्थ बचाएं और बनाएं भी। और आज इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे वेल्थ क्रिएटर से जो बाजार के साथ साथ एफआईज की और दुनिया भर के बाजारों की गहरी समझ और पकड़ रखते हैं। जी हाँ, आज के हमारे वेल्थ क्रिएटर हैं हेलियोस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब। तो आइए करते हैं शुरुआत हमारी खास सीरीज की, वेल्थ क्रिएटर से मिलिए। वैसे तो समीर सर का चेहरा और उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कुराहट उनका परिचय है, अपने आप में उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आज चूंकि मैं इस खास सीरीज़ में हूं तो मैं एक बार फिर से छोटा सा इंट्रोडक्शन सर का ज़रूर देना चाहता हूं। आपने आईआईटी न्यू दिल्ली से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। IIM कलकत्ता से आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है और साथ ही मास्टर्स की डिग्री हासिल की है फाइनेंस में वॉटन स्कूल से। इसके अलावा 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका फंड मैनेजमेंट का। देशी और विदेशी कई बड़े फंड्स में आप बड़े पद पर काम करके फंड मैनेजमेंट का अनुभव ले चुके हैं। समीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और ख़ास तौर से इस खास सीरीज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो कि हमने शुरुआत इसलिए की है 2020 में कोविड के वक्त जो माहौल था, यही मार्च का महीना, लगभग यही समय बड़ा मतलब कहना चाहिए कि वो मायूसी वाला माहौल। काफ़ी लोग उस समय बाज़ार छोड़कर निकल गए, काफ़ी लोग पैसा होने के बावजूद हिम्मत नहीं जुटा पाए। 5 साल बाद वैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत माहौल फिर से बना है कि लोग नर्वस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे कि बाज़ार में बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो आपसे हम आज कुछ उन अनुभवों के बारे में जानेंगे, समझेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आगे वेल्थ बनाई जाए। तो सबसे पहले तो ये बताएं सर, 2020 और 2025 दोनों में समानता क्या है और अंतर क्या है एक निवेशक के लिहाज से? नहीं जी नहीं, कोई समानता नहीं है। ये तो बड़ी छोटी चीज़ है कंपेयर टू 2020, जिसमें लोग मर रहे थे, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। हम घर वालों को बोल रहे हैं कि कमरा नहीं खोलना, दरवाज़ा नहीं खोलना, मास्क पहने हुए हैं। उससे कहाँ ये मुकाबला करेंगे छोटी-सी मार्केट फॉल का। नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल ही स्केरी चीज़ थी। उसमें मैं 1.5 साल तक इंडिया नहीं गया हम्म। और जब मैं गया उस वक़्त फ्लाइट्स रिड्यूस हो गई थी 1 पर वीक। ओ। जैसे दिन में जाती हैं, सिंगापुर एयरलाइन की अकेली 3 फ्लाइट्स होती हैं, फिर एयर इंडिया की होती हैं, फिर 1-2 और होती हैं। तो वो तो बहुत ही फ़र्क था, उससे ना कंपेयर करें मार्केट जस्ट बिकॉज़ गिरी हुई थी और अभी गिरी हुई है। वो तो भगवान करे कभी ना आए, ये तो हमेशा आता रहेगा। ठीक बात हर है। 3, 4, 5 साल में आएगा, इससे कोई कंपैरिज़न नहीं है। सर सर, क्या आपने अपने लाइफ में ऐसा पहले भी देखा कि हमेशा ना बाजार में बड़ी गिरावट के कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रीजंस बन जाते हैं, है ना? कभी लेमन ब्रदर्स आ गया, कभी आईटी बबल आ गया, कभी कुछ और आ गया। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा दिख रहा है कि बड़ी गिरावट सिर्फ इस वजह से हुई कि वैल्यूएशन महंगे। करेक्ट, करेक्ट। सो इसलिए मैंने ट्वीट भी किया था कि इस बारी की जो फॉल हुई है, क्या होता है, नॉर्मली फॉल होती है जब एक साथ में इकोनॉमिक मतलब बिग प्रॉब्लम हो। अब स्लो डाउन हो गया 2 क्वार्टर का, इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और सेकंड क्या होता है कि जब वो मार्केट गिरती है तो उससे भी कई प्रॉब्लम्स और जनरेट हो जाती हैं। जैसे कोई कहे कि जी रिटेल की बड़ी लेवरेज थी, या बोले कि कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं, या एनपीएस हो गए, वो सब साइमल्टेनियसली हो रहा है और स्टॉक मार्केट के फॉल से वो और उसका जो मूड है खराब हो रहा है पब्लिक का और वट इस बारी व्हाट यू सेड इज करेक्ट लगता है, खाली वैल्यूएशन से हुआ। लेकिन जो भी रीजन से हुआ, अब अच्छी बात यह है कि सबसे पहले हुआ वर्ल्ड में। और अब जैसे अगर यूएस मार्केट स्लो डाउन में जा रही है तो हमें लगता है कि चलो हमारा एक पहले से ही करेक्शन हो चुकी है। बट अदरवाइज यू आर एब्सोल्यूट राइट, इसका कोई वैसे कहने को आप फंडामेंटल से कनेक्ट कर सकते हैं और है भी कि भाई स्लो डाउन हो गया, 2 क्वार्टर के रिजल्ट ठीक नहीं आए, इंटरेस्ट रेट्स हायर थे, हमारी करेंसी थोड़ी डिप्रिसिएट कर रही थी, लिक्विडिटी टाइट थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया।
और क्योंकि क्राइसिस नहीं हुआ इसलिए मार्केट गिरी और बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी इज़ द होप। ठीक बात। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जब इस तरह का बड़े बुल रन वाला कई सालों का बुल रन हो हिंदुस्तान में, इसमें इस तरह के जो करेक्शन आते हैं, थोड़े बड़े थोड़े लंबे, क्योंकि हमने 5 साल में 4-6 महीने जी, वाला करेक्शन नहीं देखा, 10-15% वाला करेक्शन निफ्टी में नहीं देखा, तो ये उस लिहाज से थोड़ा सा बड़ा है। ऐसे में करेक्ट। इन्वेस्टर्स क्या करें? एक, जो ऑलरेडी पैसा लगाकर बैठे हैं वो, और दूसरा जिन्हें नया लगाना है। सो पहली बात ये है कि अगर आप बड़ी बिग पिक्चर में देखेंगे तो ऐसे करेक्शन बहुत हुए हैं। और अगर उसको थोड़ा रीज़न दें, वो तो कहेंगे जी 2000 में आईटी बुल रन हो गया, उसमें ओवर वैल्यूएशन हो गई, लेकिन फिर कोई बोलेंगे कि आईटी के बगैर वाले स्टॉक्स इतने महंगे नहीं थे। फिर आप 2007-8 में आएंगे तो कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बुल रन हुआ, ये सब हुआ, लेकिन उसमें काफ़ी स्टॉक्स गिरे थे। इस बार आप कह सकते हैं लार्ज कैप में बुल रन नहीं हुआ था, स्मॉल कैप में ज़्यादा हुआ था या मिड कैप में भी हुआ था, तो उनकी करेक्शन हो गई। तो ये चलता रहेगा बिग पिक्चर में। लेकिन जिनके पैसे लगे हुए हैं उनका क्या है कि ये नुकसान अगर किसी को होता है तो वो उसको होता है जिसको आजकल इस, नॉट लिटरली आजकल, मतलब इस साल अगले साल पैसे निकाल के कुछ और करना था, मकान खरीदना था, अब्रॉड जाना था, बच्चे को भेजना था, तो उसके 10-15%, 5%, 8% पैसे कम निकलेंगे उस टाइम पे, सपोज अगर ये चलता रहा। लेकिन जो आदमी जिसने शुरू, अगर हम कहेंगे 2020 के बाद ही यंग लोग आए हैं मार्केट में, तो उनके अगर 4-5 साल में या पहले पीरियड में ही बड़ी बुलिश मार्केट हो और आपने मंथली पैसे डालने हैं, तो उनको कोई फायदा नहीं होगा कि आपके पहले 6 महीने की इंस्टॉलमेंट के बाद सडनली मार्केट 20% बढ़ गई है, क्योंकि अब फिर आप उस हायर लेवल पे पैसे डालेंगे या यूनिट्स बाय करेंगे। सो इन सम सेंस नए लोगों के लिए तो बिल्कुल 1 रुपए की टेंशन की बात नहीं है कि आपको शुरू-शुरू की लाइफ में जब से आपने इन्वेस्टिंग शुरू की है या मंथली इन्वेस्टिंग शुरू की है, कि वो शुरू में रेट कम हो। हम्म। और इन टर्म्स ऑफ न्यू पैसे लगाना, मुझे लगता है कि 5-7% अगर कोई आदमी कैश रखना चाहे तो रख भी सकता है, बिकॉज़ साइकोलॉजिकली उसको सैटिस्फैक्शन मिलती है। बट कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस चीज़ का कि बहुत आप अगर कैश में बैठ के बैठे रहेंगे तो जब मार्केट बॉटम होगी उस दिन भी आप लेंगे। आप उस वक़्त कहेंगे 10% और वेट करता हूँ, और वो जब 10% बढ़ जाएगी तो फिर वही चीज़ हो गई कि आप इन बिटवीन इतना सोचते ही नहीं। ठीक बात है। बिकॉज मार्केट टाइमिंग इज सो डिफिकल्ट कि आप अगर कह भी पाएँ, सपोज़ कह भी पाएँ कि ये मार्केट महँगी है या ज़्यादा या गिर सकती है 5, 8, 10%, लेकिन जब 10% गिरती है तो आप कहते हो 10 और गिर जाए फिर लूँगा। घूम फिर के आपको पता है कि वर्ल्ड में किसी ने इस चीज़ से पैसे नहीं बनाए। अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या देते हैं हमारे ट्विटर पे लोग कि मिस्टर बफेट को देखिए जी, मिस्टर बफेट कैश में बैठे हैं। हम्म। लेकिन ये सोचने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कैश ये जनरेट कैसे किया है। उन्होंने कैश जनरेट किया एप्पल के शेयर बेचकर। जी। जब से उन्होंने एप्पल के शेयर बेचे हैं जो कि लास्ट समर में, तब हम्म। से एप्पल का शेयर 15% ऊपर है। हम्म। तो उनको भी, अब आप कह सकते हो मार्केट गिरी है, उनके पास कैश है, लेकिन अगर वो एप्पल के शेयर नहीं बेच के, आप एप्पल की परफॉर्मेंस देख लो नेट पे जाके, लास्ट 1 ईयर रिटर्न ठीक बात उन्होंने है। लास्ट मई जून से बेचे हैं मोटा-मोटी, समझ हम्म। में? नहीं, समझ ठीक में? बात है, बिल्कुल सही है। तो ये इतनी टाइमिंग नहीं हो सकती, हम्म। इसलिए लोग कहते हैं कि अपना चलते रहिए। अगर किसी को ब्लेटेंट पता हो टाइमिंग का, फिर ऑब्वियसली वो भी एक स्ट्रैटेजी बन सकती है और कोई ना कोई करता भी होगा, हम्म। तो सर। लेकिन जनरली ये आसान काम नहीं है। तो सर, खास तौर से 2020 से 2025 में, इस समय में नए डीमेट अकाउंट भी बहुत खुले हैं, यंगस्टर्स बहुत आए हैं बाजार में, 20 से 30 साल की उम्र वाले। एक तो उनका पेशेंस लेवल भी कम है और कभी इस तरह का फॉल देखा भी नहीं है, राइट। अब उन्हें लगता है कि गलती कर दी आकर, राइट। और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो ये जानते हैं कि शायद प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, नहीं कर पाए। सो अब जो नए इन्वेस्टर्स 2020 के बाद मार्केट में आए हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, उनके लिए क्या राय होगी? सो पहली बात है कि कईयों ने तो गलती करी भी होगी। ये नहीं हो सकता कि किसी ने गलती नहीं करी, जी क्योंकि इतना आसान भी नहीं है कि हम बेचारे सारे लोग बूढ़े बूढ़े पूरा दिन यही काम करें और कोई आदमी 2 घंटे के लिए आया नौकरी करके कहता मैंने 6 शेयर खरीद लिए, मेरे अंकल ने बताए थे। हाँ। तो थोड़ा सा तो होता ही है और ये उसकी लर्निंग है। बट करेक्ट। एक्चुअली क्या है कि बिग पिक्चर समझने की बात है कि आप अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट से नॉर्मली बेटर होते हैं। आपको क्या बोलेगा 5 साल में तो गोल्ड बेटर है,
ट्रू, लेकिन अगर आप और लॉन्गर टर्म देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के जनरल रिटर्न्स बेटर होते हैं। स्टिल आपका मेन मेरे हिसाब से होता है कि आप पूरा दिन स्टॉक मार्केट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं और जो पैसे बचा रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, उसका क्या किया जाए। उसमें आपके पास चॉइस होता है कि यदि आप रियल एस्टेट ले लें, जो कि बड़ी मुश्किल होती है लेनी, बिकॉज उसमें अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए और इलिक्विड होता है और मुश्किल होता है लेना इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, या फिर आप कहेंगे हमने बैंक में डाल दिए, या आप कहेंगे हमने एफडी कर दी, या आप कहेंगे हमने इक्विटी ले ली। तो जनरली ओवर टाइम अगर आप देखो तो इक्विटी डज बेटर, बट इसका ये नहीं मतलब कि हर महीने हर साल इक्विटी डज बेटर देन अदर थिंग्स, ये खाली एक समझने की बात है। और इक्विटी में मिनिमम टिकट साइज भी बड़ा कम होता है, जो उसमें नहीं होता, गोल्ड में नहीं होता या रियल एस्टेट में नहीं होता। इसमें आप 500 रुपये से भी डाल सकते हैं किसी फंड में। सो इसलिए इक्विटी नॉट ओनली इट ईजी, उसका टैक्स रेट भी सबसे कम होता है इन्वेस्टिंग के बाद, इसलिए हर एंगल से इक्विटी इज जनरली गुड। लेकिन बीच बीच में हिलाने के लिए भी इक्विटी होती है, तो आजकल हिला रही थी थोड़े दिनों से सबको, सबकी कॉन्फिडेंस को शेक करती है, उनको नर्वस बनाती है, बट दैट इज द वे इट इज। इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता है कोई। यानी कि बने रहें, डटे रहें, टिके रहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीच बीच में इक्विटी मार्केट झटके तो लगेंगे। एफडी तो है नहीं कि हमेशा बढ़े ही बढ़े या नीचे ना जाए। क्योंकि अगर हर बारी वो बढ़े, हाँ, मतलब नॉर्मली क्या हिस्ट्री है कि 5-1% वो ज़्यादा देता है फिक्स्ड इनकम से, लेकिन अगर वो हर साल देगा तो आप कुछ करोगे ही नहीं और आप डेट की तरफ जाओगे ही नहीं, बैंक में जाओगे ही नहीं। करेक्ट। तो इसलिए वो भगवान ने ऐसा बना दिया है कि हाँ 5% एनुअलाइज करके दे देगा, लेकिन बीच बीच में दूसरों को भी तो चलने दो लाइफ में, जो हाँ डरते हैं उनके लिए भी हाँ, तो। 50% बढ़ाने के पहले 50% घटा भी सकता है, वो वाली आप बड़ी चीज़ पहले है। घटाएंगे बढ़ाएंगे, हाँ। अब फिर आएगा करेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि मतलब हर बार फॉल आते हैं, अलग अलग कारण से आते हैं, लेकिन जब फॉल के बाद वापस से तेज़ी बनती है, अब गिरावट हो गई, तेज़ी बन, तो हर बार लीडरशिप बदलती भी है। तो क्या इस बार लीडरशिप बदलेगी? क्या कुछ तेज़ी में आगे बढ़ने वाले अलग सेक्टर्स होंगे, अलग लीडर्स होंगे? तो पहली बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि एकदम तेजी होगी। एकदम तेजी का मतलब होता है वी टाइप रिकवरी। सो वी टाइप रिकवरी होती है अगर जैसे कोई क्राइसिस हो और उसके बाद गवर्नमेंट आए, जैसे नॉर्मली फेडरल रिजर्व यूएस में आके दबा के इंटरेस्ट रेट काट रहे हैं, फिर लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, फिर वो क्यू कर देते हैं, क्यू ही कर देते हैं, या इंडिया वालों ने सिमिलर किया। वो उस स्टेज का एक्चुअली फॉर्चुनेटली ऐसी हालत नहीं है ना वर्ल्ड की कि इतना कोई पैनिक करे। तो इसलिए कोई आपके आके एकदम अग्रेसिवली आपकी हेल्प नहीं करेगा सिस्टम, और जब सिस्टम नहीं हेल्प करेगा बिकॉज रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो फिर आपकी रिकवरी भी थोड़ी स्लो होगी। और लीडरशिप तो इसलिए सिंपल टर्म में चेंज होगी दैट अभी 4-5 साल स्मॉल कैप्स ने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया और फिर उनकी करेक्शन हुई। तो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप अब एक्चुअली 3 साल का देखें तो नॉर्मली इन लाइन आ गया, कोई 10-11% पर एनम का खाली इंडेक्स रिटर्न है। लेकिन अब फर्स्ट डे स्मॉल कैप से फिर शुरू हो जाए, ये भी मुझे आसान नहीं लगता। तो मे बी फॉर अ नंबर ऑफ मंथ सारे स्टॉक्स चलेंगे, कोई इधर कोई उधर। एफआई अगर वापस आ गया तो वो मे बी पहले लार्ज कैप चले और फिर हल्के हल्के अगेन हाई बीटा स्मॉल कैप मिड कैप फिर चलेंगे। तो थोड़ी बहुत लीडरशिप तो वैसे भी चेंज होगी। प्लस सेकेंड थिंग इज कि राइट नाउ जैसे हमारा एक ग्लोबल फंड भी है जिसमें हम जनवरी एंड तक 99% इन्वेस्टेड थे मोटा माटी, और फेबररी एंड में थे करीब 45% इन्वेस्टेड, और अब है 38%, क्योंकि अब हमने यूएस के नियरली सारे स्टॉक्स बेच दिए हैं। अब उससे क्या करें वो नहीं समझ आ रही, क्योंकि यूएस इतना बड़ा पार्ट होता है ग्लोबल फंड्स का, 60-70%। बट अगर यूएस नहीं चला तो यहाँ की लीडरशिप चेंज हो जाएगी उन चीज़ों की जो यूएस से कनेक्टेड है, जो कि नज़र ही आ रहा है। आईटी, जैसे हमने अपने म्यूचुअल फंड में फरवरी में अगर लोगों ने हमारा वो देखा हो न्यूज़लेटर या पोर्टफोलियो अपडेट, आईटी को हमारा 15-16% होता था, वो अब जीरो हो गया। जीरो नहीं, एक स्टॉक रह गया, सो 3% रह गया। हम्म 12-13% आईटी जीरो मतलब उड़ा दिया। हम्म तो उसकी लीडरशिप गई, अगर वो पहले थोड़े दिन करेक्ट। लीडरशिप में था फ्रॉम से जून जुलाई ऑफ 24। हम्म तो ये ऐसे तो चलता रहेगा। हम्म वो तो हमेशा ही होता है एक्चुअली। वो आपको लगता है कि नए बुल रन में हो रहा है, वो उस बुल रन में भी चल रही होती है, हम्म कभी इसका नंबर कभी उसका नंबर। अब जैसे हमारे पास ये फूड डिलीवरी था, वो क्या स्टाइल से चला फिर क्या स्टाइल से गिरा। अब वो हमारे पास तो पूरा है, लेकिन वो लीडर बनेगा कि नहीं बनेगा 1 मिनट में, वो आसान काम नहीं होता, बट ठीक है चलते रहेगी चीजें। हाँ, लेकिन सर सर एक चीज़ है, आपके बोल्ड और ब्यूटीफुल कॉल्स और वो बोल्ड और बेबाक बात, ये लोगों को बहुत पसंद आती है। मतलब नहीं पसंद आ रहा है,
बेचना है तो बेच के खत्म करो, हाँ पसंद आ हाँ, रहा है वो तो दिल खोल के शर्माने लो। की बात है, शर्माने की कोई बात हाँ, नहीं हाँ, है। हाँ। और कभी कभी आजकल लोग बोलते भी कि वो मतलब गुस्सा तो है, वो शब्द ठीक नहीं, लेकिन बोले समीर अरोड़ा को गुस्सा क्यों आता है? आपके चक्कर में सर एफआईज आ नहीं रहे हैं भारत में वापस, आपका बड़ा वीडियो वायरल भी हुआ था। एक्चुअली तो एफआईज खाली हमारे हमारी फंड में कमाई वमाई सुधर जाएगी उससे आ जाएंगे, या टैक्स ही घटाने पड़ेंगे? एक्चुअली हमारे फंड में जनवरी एंड में भी पैसे आए और फरवरी एंड में भी आए। अच्छा। ओके, थोड़े थोड़े आए, बट दोनों में एफआई के कह रहा हूँ, एफआई हम्म। के। सो एफआई की स्टोरी मुझे लगता है ये है कि बेचारा एफआई भी ऐसा कंफ्यूज हुआ है कि अब इंडिया से नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़े दिनों तक स्टोरी थी कि यूएस बड़ा चल रहा है। हम्म। अक्टूबर में सेलिंग जब हुई कोई 12 बिलियन की, तब ऑब्वियसली किसी को क्या पता एग्जैक्टली क्योंकि कितने एफ आई आए हैं, लेकिन ब्रॉडली आप कह सकते हो कि नवंबर के इलेक्शन रिजल्ट्स में ट्रम्प वो सपोज टू विन उस वक्त तक, तो जो भी आगे था कि टैक्स कट हो गए, डी रेगुलेशन होगा, ये सब होगा। अब लोग इस बात से डिसअपॉइंट हो गए कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है यूएस में। चार पांच चीजें साइमल्टेनियसली आप कर रहे हो। एक तो टैरिफ की चल रही है, उधर से वो कॉस्ट कटिंग चल रही है, डोज जो इलॉन मस्क कर रहा है, उधर से आप गवर्नमेंट लोगों की फायरिंग कर रहे हो, उधर से आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दिया, जो अच्छा हो गंदा अलग बात है, लेकिन वो एक इकोनॉमी के लिए तो पॉजिटिव थे। लेबर कॉस्ट डाउन करते थे, ऐसी जगहों में काम करते थे जहाँ यूएस की पब्लिक नहीं करती वो चीज़ें ज़रूरी होती है, कोई ऐसी टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा था किसी का। सो ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली आप करके आपको जी इकोनॉमी भी चलती रहे, इन्फ्लेशन भी ना बढ़े, और सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसे बिफोर है, लेकिन कॉस्ट सेविंग भी हो जाए, कॉस्ट कटिंग हो जाए, फायरिंग हो जाए, ये सब नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों से मतलब जो अनसर्टेनिटी हुई है उसका इफेक्ट हमारे पर भी होगा और वर्ल्ड के ऊपर भी होगा, ये है अभी की स्टोरी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो एफआई का, सॉरी, तो एफआई का मैं कह रहा था कि एफआई अगर इंडिया बेच के वहां गया सपोज, अब वो लॉजिक भी कम हो गई कि भाई अब मैं बेच के कहा जाऊं, तो हम कह रहे हैं अभी तुम मत आओ, अंदर नहीं आना तो ओके। बेचो मत। अच्छा। हम्म। इन द सेंस दैट इज द फर्स्ट लाइन, हम्म। एंड वो मुझे लगता है प्लस माइनस हो गया, कल का भी नंबर पॉजिटिव था। ऑल्सो क्या हुआ कि चाइना के अच्छा करने से अब बड़े कम ग्लोबल फंड्स होते हैं जो खाली चाइना फंड होता है, उनका नॉर्मल फंड होता है इमर्जिंग मार्केट फंड, बिकॉज दैट वाज द बिगर थिंग जो सालों साल से लोग कर रहे हैं। तो अगर इमर्जिंग मार्केट की अब स्टोरी बन गई कि देखो जी यूएस पीक हो गया है, यूएस में करेक्शन हो रही है, यूएस में अनसर्टेनिटी है, इन द मीन टाइम चाइना बड़ा चीप है, चाइना की रिकवरी हो रही है, चाइना में टेक्नोलॉजी हो रही है, और इंडिया में भी करेक्शन हो गई है, इंडिया तो वैसे भी स्टेबल एंड सेक्युलर है, तो वो स्टोरी रैप होकर बन सकती है कि थोड़ा सा पैसा जो आपने यूएस में बेचा है उसको इमर्जिंग मार्केट में डाल दो। अच्छा सर, इमर्जिंग मार्केट की नई बात हुई नई तो लीडरशिप बन जाएगी, एक मिनट में नई लीडरशिप तैयार हो जाएगी अगर हम्म। एक बार मोमेंटम आए। और ऐसे होता है हम्म। हर 10-15 साल में, अगर आप डेकेड बाय डेकेड देखो, कभी कमोडिटीज का बुल रन होता है 70s में, फिर 80s में यूएस का होगा, फिर 90s में इमर्जिंग मार्केट का होगा, फिर 2000 में सपोज आई डोंट रिमेंबर फिर यूएस का होगा या टेक्नोलॉजी का होगा, फिर वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी चलेगी, फिर कुछ और, फिर घूम फिर के इमर्जिंग मार्केट का नंबर आसानी से आ सकता है, बिकॉज यूएस में इतने ज्यादा पैसे लोगों के इन्वेस्टेड है। 70% ऑफ द वर्ल्ड्स मनी इज इन यूएस, अगर आप इंडेक्स से देखें। उसमें से इमर्जिंग मार्केट का होता है 4-5, उसमें से नहीं, मतलब बाकी 30 में से इंडिया चाइना का कंबाइंड होगा 2-3%। आप थोड़े से नेगेटिव हुए यूएस में, हम्म। आप जा सकते हो, लेकिन इतना नेगेटिव होना चाहिए कि पैनिक नहीं है। अगर पैनिक है तो कोई कहीं नहीं डालेगा, जैसे हमने 2008 में देखा कि हम्म। यूएस बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो फिर सब गए। परफेक्ट। और थोड़ा सा वीकनेस हुआ तो इट कैन इजीली गो। 22 में भी ऐसे ही हुआ था। जी। 22 में यूएस करेक्टेड अ लॉट, इंडिया डिड नॉट करेक्ट। हम्म। तो समीर सर, एक चीज़ और कि जैसे आपने बताया भी कि आईटी तो आपने एकदम टाइमली एग्जिट किया भी है, लेकिन क्या आपके सदाबहार फेवरेट सेक्टर वही बैंक्स, एनबीएफसी, बीएफएसआई और साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वाली न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियां, क्या ये अब भी पसंद है? और आपको कहाँ लगता है कि करेक्शन के बाद अच्छे वैल्यूएशन में जहां सो बाजार में अभी पैसा क्या लगाने है, का मौका है? जी। सो एक्चुअली फाइनेंशियल तो सबका बड़ा बिग वेट होता है, हमारा भी है, क्योंकि एक तो चले नहीं थे 2-3 साल, हम्म। बट वैसे कंपनीज अच्छी थी, ये कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, और साथ में ये एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस एंड श्रीराम एंड ऑल दीज अदर। तो अब अगर इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो मुझे लगता है एनबीएफसी को ज्यादा फायदा होगा।
क्योंकि बैंक अपने निम भी बड़े कम हो जाते हैं अगर इंटरेस्ट रेट्स काटो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑन द मार्जिन एनबीएफसी माइट बी बेटर देन बैंक, बट बोथ आर ओके बिकॉज एक तो चले नहीं थे और अब वो स्टेबिलिटी के कारण आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तो एक्चुअल नहीं बढ़ रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि गिर नहीं रहे तो खुश हैं सब उससे। और अगर एफआई की सेलिंग बंद हो गई तो वो भी मोस्टली फाइनेंशियल्स में होती है, आईटी में भी होती है, लेकिन फाइनेंशियल में उससे भी ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास है ही फाइनेंशियल और आईटी ऑन कंज्यूमर। सो इसलिए फाइनेंशियल्स आर ओके, बट इन द फाइनेंशियल आई थिंक एनबीएफसीज आर बेटर। हम्म, और न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियां। तो एज में हमारे पास वो है जी हमारी जोमेटो, हम्म, हमारा दूसरा जो था स्विगी वो हमने बेच दिया, ओके। क्योंकि जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाए तो फिर पहले क्या होता है कि हमने लिया था क्योंकि इंडस्ट्री चल रही है। पहला जैसे आईटी जब चलता था, आपने एक आईटी लिया फिर आप दूसरा आईटी भी ले लेते हो कि ठीक है पूरी थीम ही सॉलिड है। लेकिन अगर थोड़ा प्रेशर थोड़ा कंपटीशन हो तो फिर बेटर टू फोकस ऑन द लीडर। ठीक बात है। तो हमने एक्चुअली बेच के थोड़ा सा और लिया, बल्कि जोमेटो, ये ओके। नहीं कि पुराना रखा हुआ है, जस्ट टू शो कि हम थीम में से अब हमने अभी फोकस किया है। फिर जब ये मुझे लगता है कि जेप्टो का जब आईपीओ आने लगेगा हम्म, तो सबको समझ आ जाएगा कि जेप्टो उस अग्रेशन से नहीं काम कर सकता, बिकॉज उस अग्रेशन से मार्केट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। मार्केट मीन्स इक्विटी बायर ऑफ आईपीओ ऑफ जेप्टो, हम्म, दे विल हैव टू शो कि भाई हम हमारा लॉस इतना था अब कम हो गया, इससे ज़्यादा कम हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हो अभी मैं तो और लॉस करूंगा 4 महीने 6 महीने 1 साल, उसके लिए मुझे आईपीओ के पैसे दो। वो 21 22 में ऐसे काम होते थे, अब नहीं होते ऐसे काम। अच्छा सर, ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए दो सेक्टर्स, फार्मा और मेटल्स, क्या ये पसंद है आपको? ये फार्मा हमें पसंद है, और फार्मा में अच्छा बाय द वे मुझे एक और बात लगती है कि इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं होगा ये टैरिफ से, कोई नुकसान नहीं होगा। और एटलीस्ट लिस्टेड कंपनियों में बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने को थोड़ा बहुत ज्वेलरी एंड जेम्स एंड ज्वेलरी कट कर दिया, ये कर दिया, किसी को समझ नहीं आनी है कि किसको क्या नुकसान हो। मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा कोई नुकसान होना है। सो फार्मा इज नॉट, आई मीन वी आर नॉट कनेक्टिंग इट टू यूएस टैरिफ, बिकॉज वो यूएस मतलब डोनाल्ड ट्रम्प बार बार कहते हैं कि उनको 4-5 इंडस्ट्रीज तो वहाँ पे चाहिए, विच इज़ स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल एंड फार्मा, एंड आई थिंक चिप्स ऑल्सो। और बाकी वो कहते हैं कि हमसे डील करो भाई, क्या टैरिफ पे काम होगा हमारा और तुम्हारा। सो आई थिंक फार्मा इज ओके। मेटल्स मुझे वैसे ही जनरली नहीं पसंद, बिकॉज मुझे लगता है कि यूएस इकोनॉमी विल बी स्लोइंग डाउन, बट पीपल लाइक इट। वो कहते हैं चाइना की रिकवरी होगी। मुझे लगता है कि चाइना की रिकवरी डज नॉट मीन कि चाइना को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। चाइना में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। उनको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप ट्रैवल करो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, सारी सेविंग मत करो। ये नहीं है कि उनके ब्रिज रोड नहीं बने हुए, उनको और बनाने हैं। मुझे नहीं पसंद, बट लोगों को पसंद है, तो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, शुक्रिया समय देने के लिए और आज इस खास सीरीज में हमारे दर्शकों को बाजार का डायरेक्शन देने के लिए, साथ ही वेल्थ क्रिएशन के मंत्र बताने के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, समीर सर। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी खास सीरीज वेल्थ क्रिएटर से मिली, इसमें हेलियोस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब। आपकी मुलाकात कल ऐसे ही एक और ख़ास मेहमान से हम कराएंगे इस सीरीज में। आज के लिए नमस्कार।